नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस कुमार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो डाला था जो जीके साइंस हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। इसमें आज मैं दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो हम यहाँ तक आपको बता चुके थे कि हड़प्पा में प्राप्त विशाल अन्नागार की कला तकनीकी की जानकारी देते हैं। अब आगे हम पढ़ाएंगे। सिंधु वासियों ने प्रथम बार तांबे टिन मिलाकर कांसा बनाया था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो 4 प्रकार के थे, यानी उन लोगों में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता नंबर 1 थे प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड ये सिंधु क्षेत्र की प्रथम प्रजाति थे जो मध्य भारत में एससी और एसटी के रूप में विद्यमान थे। ये प्रथम प्रजाति थे जो मध्य भारत में एससी और एसटी के रूप में विद्यमान थे। और दूसरे थे भूमध्य सागरीय। सर्वमान्य इस प्रजाति को सभ्यता का निर्माता माना जाता है जो दक्षिण भारत में पाई जाती है, यानी दक्षिण भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को भूमध्य सागरीय प्रजाति कहते हैं और इसको ही सभ्यता का निर्माता ज़्यादातर माना जाता है। तीसरे थे मंगोलायड। विशेषतर ये हिमालयी प्रदेशों जैसे भारत, म्यांमार, सीमांत क्षेत्र, चटगांव पहाड़ी, सिक्किम, असम ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते थे जो पहाड़ी लोग जिनको मंगोलायड कहते हैं। 4 नंबर पर थे अल्पायन। विशेषता सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये अब एक विस्तृत भू क्षेत्र पर जब संस्कृतियों में विभिन्नता पाई जाती है तो इसे सभ्यता कहते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर स्थल इनके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से थे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर स्थल? एक मांडा। मांडा ये अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। जी हाँ, ये अखनूर जिले के चिनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का वास्तविक उत्तरी स्थल है। ये जो है स्थान हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 में जगपत जोशी व मधुबाला ने कराया था। यहाँ हड़प्पा कालीन मध्यभांड यानी मिट्टी के बर्तन को मध्यभांड बोलते हैं तथा मिट्टी के ठीकरे मिले हैं। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, पूर्व सैंधव और उत्तर सैंधव मिले हैं। दूसरे नंबर पर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये मेरठ जिले में हिंडन नदी, यमुना की सहायक नदी हिंडन है के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। अब देखिए, जो मांडा था वो सबसे उत्तरी स्थल था और आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है। यहाँ से कुछ अनेक अवशेष मिले हैं जिनमें है रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के अनेक टुकड़े, उत्तरकालीन सिंधु सभ्यता के अवशेष हैं। आगे है दैमाबाद। दैमाबाद ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाईं ओर किनारे स्थित है।
महाराष्ट्र में ये अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के बाईं ओर स्थित है दैमाबाद। सैंधव प्रकार का एक मानव समाधान भी मिलता है, जहाँ एक गर्त में युवा पुरुष का शव उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया गया मिला है। गर्त में ईंटों की चुनाई करने के बाद उसे मिट्टी तथा ईंटों से ढका गया है तथा कब्र पर एक पत्थर भी रखा मिला है। ये दैमाबाद में सैंधव वासियों के यानी जो मृत शरीर था उसको किस प्रकार से उसका समाधान करते थे उसके बारे में बताया गया है। और वहाँ से एक शव भी मिला है, जिसको एक युवा शरीर उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया गया है और उसके आसपास ईंटों की चुनाई करने के बाद और उसे ढका गया मिट्टी से तथा कब्र पर एक पत्थर रखा मिला है। यहाँ से तांबे का एक रथ भी मिला है। दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है। अब फिर है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर एक यह दास नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क अरल स्टाइन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। यहाँ से कोई मुहर अथवा उत्कीर्ण वस्तु नहीं मिली है। कुछ वैज्ञानिकों ने माना है कि यह सभ्यता मिस्र की सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता से पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। अब मेसोपोटामिक सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व से पहले ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आ चुकी थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुलास नामक स्थान से गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का काल और स्थान। सिंधु घाटी सभ्यता का काल है 3500 से 2600 ईसा पूर्व में। जो स्थान मिले हैं उनमें है कोटबीजी, दमसादात, आमरी, माल, सिरावल। ये अपने पहले चरण में थी सभ्यता। फिर बी परिपक्व हड़प्पा काल जो 2600 से 1900 ईस्वी तक चला। इनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली ये सब मध्य में थे। और फिर उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। इनमें रोजदी, गुजरात, राखीगढ़ी, हरियाणा आदि स्थानों से इसका पता चलता है। नगर विन्यास की पद्धति क्या थी? यह ग्रिड सिस्टम यानी जाल पद्धति पर समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। जो यहाँ सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण यानी ग्रिड सिस्टम पर काटती थी। यह शतरंज के विषाद की भांति होती थी। ईंटों का प्रयोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा ईंटों का अनुपात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी लंबाई 4:2:1 का था। लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1 अनुपात था। कच्ची ईंट। अब इनका ईंटों का प्रयोग कैसे करते थे? देखिए, कच्ची जो ईंटें थी उनको रक्षा दीवार बनाने में, चबूतरा बनाने में व सड़क निर्माण करने में करते थे इसका निर्माण प्रयोग करते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग विशाल भवन निर्माण में करते थे। और फन्नीदार ईंटें ये जल निकासी की व्यवस्था करने में, नालियों आदि बनाने में करते थे। अलंकृत ईंटें जिन पर फूल, पत्ती, कुछ चित्र भी अंकित करते थे। एकमात्र कालीबंगा में फर्श हेतु किया गया है। कालीबंगा में इसका प्रयोग देखा गया है। और जो एल आकार की ईंटें थी, मकान के किनारे, मकान के बाहरी हिस्से व मल निकास की व्यवस्था करने में करते थे। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसी भी चीज़ को उसका काल पहचानने में रेडियो कार्बन 14 निर्धारण विधि ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं विस्तार से। सभी सजीव वस्तुओं में एक प्रकार रेडियोधर्मी कार्बन होता है, जिसे कार्बन 14 यानी कार्बन 14 कहते हैं। इस निर्धारण विधि का विकास फ्रैंक लिब्बी द्वारा 1940 ईस्वी में किया गया। इनको इस खोज के लिए 1960 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जी हाँ,
इस ईंधन विधि का आविष्कार यानी विकास फ्रैंक लिब्बी द्वारा किया गया, जो 1940 में किया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार इसी के लिए मिला था। अब देखिए, जो रेडियोकार्बन 14 है, इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे पता लगाते हैं कि ये जीवित या ये अवस्था कितनी पुरानी है। जीवित अवस्था में मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं और उतनी ही मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उनमें ह्रास होने लगते हैं। मृत होने पर वे नया कार्बन नहीं लेते, किंतु एक निश्चित दर से उसे ह्रास करते हैं। जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन ग्रहण करती है। कार्बन में समस्थानिक में कार्बन 12 रेडियोधर्मी नहीं होता, जबकि कार्बन 14 रेडियोधर्मी होता है। यानी कि जीवित वस्तु में रेडियो 14 कार्बन और रेडियो कार्बन 12 दोनों लेते हैं, लेकिन जीवित पेड़ पौधों में व जंतुओं में C12 कार्बन 12 व कार्बन 14 दोनों समान अनुपात में पाए जाते हैं। जीवित वस्तु में जब वे मर जाते हैं, जब वो मृत होते हैं तो C12 की मात्रा यथावत स्थिर रहती है, लेकिन C जो कार्बन 14 है की मात्रा क्रमशः घटती रहती है। यही कार्बन 14 की मात्रा में आई कमी को मापकर वैज्ञानिक किसी वस्तु का समय निर्धारण करते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों कि C12 और C14 जब कोई वस्तु जिंदा होती है, कोई भी वस्तु मनुष्य, जीव जंतु जब जिंदा होते हैं तो C कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों लेते हैं, लेकिन जब वो मृत हो जाते हैं तो कार्बन 12 यथावत उनके शरीर में स्थिर रहता है और कार्बन 14 धीरे धीरे घटने लगता है। और इसी को आधार मानकर C कार्बन 14 जो घटता रहता है उसको कमी को मापकर वैज्ञानिक किसी वस्तु का समय निर्धारण करते हैं। यह इसलिए संभव है कि C कार्बन 14 का आधार जीवन 5568 वर्षों का होता है। इस विधि को कार्बन डेटिंग कहते हैं। जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा कम पाई जाती है वह उतनी प्राचीन होती है। कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं, जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जाती है। इससे पुरानी वस्तुओं में के लिए यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है। यानी अगर 50,000 साल से ये वस्तु ज़्यादा पुरानी है तो उसके लिए यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो भवन निर्माण की कला में वास्तुकला कहा जाता है। भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहा जाता है। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर की रक्षा के लिए उसमें चारों ओर मजबूत प्राचीर बनाया जाता था। प्राचीर मतलब दीवार बनाई जाती थी, जिनमें और उन्होंने नियोजित शहरीकरण किया हुआ था कि इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर कौन क्या होगा, इस जगह पर कौन रहेंगे, इस जगह पर कौन होंगे। तो उन्होंने देखिए इसमें 2 टीले होते थे, एक होता था पश्चिमी टीला और एक होता था पूर्वी टीला। अब टीला क्या होता है, जब लोग एक ही जगह पर नियोजित रूप से रहते हैं तो भूमि खंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण होता है, जिन्हें टीला कहते हैं। तो पश्चिमी टीला ये अधिक ऊंचाई पर होता था। इसमें दुर्ग होता था, दुर्ग बनाए जाते थे जहाँ पर पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। अब पूर्वी टीला में ये कम ऊंचाई पर होता था, पश्चिमी टीला की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होता था। इससे निचला शहर भी कहते थे और यहाँ पर निचला शहर होता था, इसको नगर टीला कहते हैं। इसमें व्यापारी, नागरिक, सैनिक व शिल्पी वर्ग के लोग रहते थे। जो पश्चिमी टीला था वो पुरोहित लोगों के लिए था और जो पूर्वी टीला था वो नागरिकों, सैनिकों, व्यापारी के लिए था। इसका अपवाद भी है कि धौलावीरा जहाँ नगर का 3 भागों में उल्लेख मिलता है, एक दुर्ग नगर, दूसरा मध्य नगर, तीसरा निचला नगर। चन्नूदड़ो मात्र एक ऐसा नगर जो दुर्गीकृत नहीं था। चन्नूदड़ो में दुर्गीकृत नहीं था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिंधुवासी चावल उत्पादन से परिचित थे। चावल के दाने के साथ लोथल व रंगपुर से मिले हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल व सौराष्ट्र में बाजरे की खेती होती थी। वह रोजदी गुजरात से
रागी के विषय में साक्ष्य मिले हैं। कपास उत्पादन में प्रथम सिंधुवासी थे। मेसोपोटामिया में कपास को सिंधु बोलते थे। ये यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु शब्द का ही यूनानी रूपांतरण था। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में बहावलपुर में चुलिस्तान व भारत के हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बरावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हाल मिला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, चलते हैं।